हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ विज्ञान। तो आज हम 22 मार्च है। आज 22 मार्च का हम हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे, उसका एडिटोरियल और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज हुए हैं, जहाँ जहाँ स्कीम्स कुछ है उसको हम मैं डिफाइन करूँगा। मैप लोकेशन भी जो इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको भी मैंने डिस्कस किया है इसमें। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ही नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो पहला जो आपका न्यूज़ है फ्रंट पेज पर आपने देखा होगा, म्यांमार बॉर्डर शट एमिड स्ट्रेन्स ओवर रिफ्यूजी क्राइसिस। तो ये जो बेसिकली क्या हो रहा है कि म्यांमार का जो हमारा लैंड बॉर्डर है मिजोरम से और बाकी कुछ स्टेट से, तो उसको MHA ने डायरेक्ट किया है कि आपको उसको कम्प्लीटली शट करने के लिए, बंद करने के लिए। बेसिकली क्या हो रहा है वहाँ पे, जो अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों से, महीनों से चल रहा है, वहाँ पे क्राइसिस जो है, जो डेमोक्रेसी हट गई है, बेसिकली जो मिलिट्री रूल जो चल रहा है, तो कुछ लोग वहाँ से जो है भाग करके इंडिया में आ रहे हैं, रिफ्यूजी। तो इसको लेकर के गवर्नमेंट ने, MHA ने डायरेक्ट किया है कि आप इसको शट डाउन कीजिए, जो बॉर्डर है आपका, जो भी एंट्री पॉइंट है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये एक एंट्री पॉइंट है मिजोरम का, म्यांमार बॉर्डर, ये म्यांमार हो गया, इधर जो है इंडिया हो गया। तो सील करने के लिए कहा गया। इस पे जो मिजोरम के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है, बेसिकली उनका अपना अलग व्यू है। तो इस पे जो आपको जानने के लिए है, पहला तो मैप लोकेशन कि म्यांमार से हमारा क्या क्या बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर। उसके अलावा कुछ और इसमें जो है इंटरनेशनल कन्वेंशन की बात की गई, रिफ्यूजी कन्वेंशन की बात की है, जिसको मैं डिफाइन करूंगा, बताऊंगा डिटेल में। तो पहला तो क्या, दोनों साइड के लोग जो बेसिकली लिंक्ड है, ऐसा नहीं है कि लैंड अलग अलग, कंट्री अलग है, तो दोनों देश के लोग जो है, दोनों साइड के लोग जो है वो लिंक्ड नहीं है। बेसिकली बहुत सारे लोग जो है सेम कम्युनिटी के आते हैं, सेम एंसेस्ट्रल कम्युनिटी है उनकी। जैसे कि चिन कम्युनिटी की यहाँ बात की गई है, चिन कम्युनिटी, इनके बेसिकली जो मिजोरम में मिजो पीपुल है और ये चिन कम्युनिटी जो है, दोनों जो एथनिकली सेम एंसेस्टर से आते हैं, तो इनका एक लिंक है। बहुत बार ये भी क्या देखा गया है कि जो बहुत सारे जो लोग हैं म्यांमार के या इंडिया में उनके रिलेटिव जो है अदर साइड ऑफ बॉर्डर रहते हैं। तो एक यहाँ पे बात की गई है फ्री मूवमेंट रिजाइम। ये बेसिकली क्या है, इसमें क्या था, अभी भी अरेंजमेंट है लेकिन इसको अभी बंद कर दिया गया है। ये जो है, इसको इस रिजाइम के अंतर्गत लोकल्स जो हैं दोनों साइड, ऑन बोथ साइड, इंडिया बॉर्डर के और इंडिया बॉर्डर और म्यांमार बॉर्डर के साइड में, उनको इजाज़त है कि आप 16 किलोमीटर तक जा सकते हैं अदर साइड, और 14 दिन तक वहाँ अगले तरफ में रह सकते हैं। तो ये बेसिकली रिजाइन क्या, क्योंकि यहाँ पे जैसे हमने कहा कि बहुत सारे लोग, जो कम्युनिटी जो है अदर साइड ऑफ बॉर्डर्स, उनके जो है रिलेटिव्स रहते हैं, उनके जो बहुत सारे जान पहचान के लोग रहते हैं, एंसेस्टर्स रहते हैं एक दूसरे बॉर्डर तरफ में। इसलिए इसको रखा गया था, इंडिया म्यांमार में अपना डिसाइड किया था। बट कोविड के बाद से ये चीज़ जो है बंद है। इसके अलावा जिसमें और बात की गई है, जैसे कि मैंने कहा कि मार्च 2020 में कोविड के बाद इसको बंद कर दिया गया था, क्योंकि बहुत बार स्मगलिंग देखा जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे जो लिवलीहुड है म्यांमार में डिसरप्ट हो गया था, पूरी तरह से खत्म हो गया था। अब हम बात करें इसमें जो कौन सी है ना पैरामिलिट्री फोर्स इसको देखती है, तो बेसिकली आसाम राइफल्स इसको टेक केयर करती है, बॉर्डर गाइडिंग फोर्स है इस रीजन में। तो आप देखेंगे ITBP जनरली जो है चाइना तिब्बत बॉर्डर देखती है, उसी तरह आसाम राइफल्स जो है ये इंडो म्यांमार बॉर्डर में बेसिकली इनका तैनाती है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अगर हम कहें तो बांग्लादेश बॉर्डर को, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स देखती है। तो ये आप ध्यान में रखें, अगर प्रीलिम से पूछा जाता है तो इसको आप याद रखें, आसाम राइफल जो है यहाँ पे बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है इंडिया की तरफ से। इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर जब बेसिकली ब्लॉकिंग कम्प्लीटली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो नेचुरल टेरेन है ना, बेसिकली टफ टेरेन्स है, वहाँ पे आप फेंसिंग नहीं कर सकते बहुत जगह तक। इसके अलावा यहाँ पे एक बात की गई है, इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी कन्वेंशन ऑफ 1951 एंड 1967 प्रोटोकॉल। इसका इंडिया कन्वेंशन नहीं है, इंडिया इसका पार्टी नहीं है, तो इसके रूल्स को फॉलो करना इंडिया पे बाध्य नहीं है। तो अब देखते हैं आगे ये कन्वेंशन है क्या। तो पहले मैं मैप लोकेशन आपको दिखा दूं। ये जो है म्यांमार है आपका, ये इंडिया का बॉर्डर है, जिसमें आप देख सकते हैं मिजोरम के साथ 510 किलोमीटर का बॉर्डर है, मणिपुर के साथ 398 किलोमीटर का, नागालैंड के साथ 215 किलोमीटर का, और अरुणाचल प्रदेश के साथ 520 किलोमीटर का ये म्यांमार का बॉर्डर है। तो चार हमारे स्टेट जो नॉर्थ ईस्टर्न में, वो है म्यांमार के बॉर्डर से सटे हुए हैं। बेसिकली यहाँ इसकी अभी हम बात कर रहे थे मिजोरम की। तो अगला जो है चीन कम्युनिटी से ऑलरेडी बताया आपको कि चीन कम्युनिटी जो है म्यांमारी कम्युनिटी है, जो कि इथनिकली हमारे जो मिजो कम्युनिटी है, जो मिजोरम में पाए जाते हैं ज़्यादातर, उनसे इथनिकली रिलेटेड है। और दोनों जो है बेसिकली एक एंसेस्ट्रल ग्रुप जो है कुकी जोमी ग्रुप, इससे आते हैं। तो दोनों का जो बेसिक एंसेस्टर हम देखें ऊपर में, तो वो बेसिकली ये है आपका कुकी जोमी ग्रुप से बड़ा ग्रुप है, जो इथनिक ग्रुप जिसे कहा जाता है। ये एस्टिमेटेड 1 लाख से ज़्यादा चीन जो है मिजोरम में रहते हैं। बहुत सारे चीन पहले भी रिफ्यूजी बन के आए थे।
तो काफ़ी इन कम्युनिटी जो बेसिकली रिलेटेड इंटर रिलेटेड दोनों तरफ में, पॉलिटिकली भी काफ़ी है ना, ये जो है कमांड करती है वहाँ पर डिसीजन। अब हम बात करें यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन की, जो इंडिया इसमें पार्टी नहीं है। ये बेसिकली क्या मल्टीलेटरल ट्रीटी है, जैसा कि बाकी यूएन का ट्रीटी होता है। तो ये बेसिकली क्या करता है, डिफाइन करता है रिफ्यूजी का मतलब क्या है, कौन रिफ्यूजी हो सकता है, और उसके बाद राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। तो इन इंडिविजुअल्स को जो रिफ्यूजी इसको राइट देता है कुछ इस एक्ट के अंतर्गत, ट्रीटी के अंतर्गत, who are granted asylum and responsibility of the nation that grants asylum। तो अगर आप asylum, जैसे रिफ्यूजी जो होते हैं, क्या होता है, एक अपने से म्यांमार से भाग करके वो कहीं और दूसरे देश में उन्होंने शरण ली है, asylum लिया है, तो उनको क्या क्या राइट्स है एज ए asylum सीकर, और जो देश उनको asylum दे रहा है, चाहे इंडिया, बांग्लादेश या कोई भी देश, जैसे यूरोपीय यूनियन में हमने देखा था, तो उसका उनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको क्या क्या बेसिकली चीज़ें देनी है, उनको मिनिमम जो बेसिक दो चीज़ें होती है उनको नेसेसिटी जो है प्रदान करनी है। उसके अलावा ये भी बताता है कौन रिफ्यूजी नहीं हो सकता है, जैसे कि वार क्रिमिनल्स हो गए, उनको रिफ्यूजी का दर्जा आप नहीं दे सकते हैं। इट प्रोवाइड फॉर सम वीजा फ्री ट्रेवल, क्योंकि आप एक वीजा तो नहीं ले सकते, क्योंकि आपके देश में मान जंग छिड़ गई है या फिर जो वायलेंस हो रहा है, आप भागे हैं, तो वीजा तो आप नहीं ले सकते हैं। तो उनको वीजा फ्री ट्रेवल जो है नियर के देश में आप जा सकते हैं विदाउट ट्रेवल डॉक्यूमेंट, इस कन्वेंशन के अंतर्गत। ये बेसिकली जो यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है उसके ऊपर बेस्ड है, कि बेसिक ह्यूमन राइट्स जो है इन रिफ्यूजी का भी है कुछ जो उनको मिलना चाहिए। यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, राइट कमीशन जो है वो बेसिकली इसको गार्ड करता है, इम्प्लीमेंट देखता है, इम्प्लीमेंटेशन देखता है इस कन्वेंशन का भी। उसके बाद एक प्रोटोकॉल आया था 1967 का, इसको भी। तो जो कंट्री जिसने रेटिफाइड किया, जैसे हम जानते हैं, अगर कोई भी कंट्री किसी कन्वेंशन को, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को रेटिफाई करती है, तो उसको फॉलो करना होता है उस कन्वेंशन का। इसका मतलब यही है कि आपने उस कंडीशन के, उस कन्वेंशन के टर्म्स एंड कंडीशन को अपनाया है और आपको उसको इम्प्लीमेंट कराना होगा अपने देश में। वही बात यहाँ पे कही गई, जिसने रेटिफाई किया है उसका ड्यूटी बनता है उस देश का कि वो प्रोटेक्ट करे रिफ्यूजी को जो उसके देश में आ रहे हैं ऑन देयर टेरिटरी, अकॉर्डिंग टू जो टर्म्स इसमें बताया गया है। इसके अलावा एक नॉन रिफॉल्वमेंट का प्रिंसिपल है, जो हमने थोड़ा दिन पहले भी न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखा था, जम्मू के केस में, रोहिंग्या के केस में इसको बताया गया था, न्यूज में आया था। इसका मतलब क्या है कि आप रिफ्यूजी जो आपके यहाँ देश में शरण लिया, आप जिस रिफ्यूजी ने आपके यहाँ, तो उस रिफ्यूजी को आप वापस उसी देश में नहीं भेजेंगे जिस देश से वो भाग के आया है, क्योंकि वहां पे उसको लाइफ थ्रेट्स है, बेसिकली सीरियस थ्रेट्स है, तो आप उसको वहां वापस नहीं भेज सकते हैं। ये नेशन की ड्यूटी है। जैसे कि मान लीजिए रोहिंग्या रिफ्यूजी जो म्यांमार से भाग करके इंडिया में या बांग्लादेश में शरण लिया जिन्होंने, तो आप ऐसा नहीं कि वापस उसको आप म्यांमार ही डिपोर्ट कर दे। आप कहीं और जो असाइलम जहाँ बनाया गया है, रिफ्यूजी कैंप जो है वहां पे आप भेज सकते हैं, यूएनएचसीआर का कैंप में भेज सकते हैं, लेकिन म्यांमार आपको वापस नहीं भेजना है उसको, क्योंकि वहां पे उसको सीरियस थ्रेट्स है, लाइफ थ्रेट्स है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम मूव करते हैं फ्रेंड्स। ये है आपका कुंभ मेला को लेकर के, जो कि आपका अभी उत्तराखंड में चल रहा है, हरिद्वार में। तो इसमें जो बेसिकली क्या है, बहुत देखा गया सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम जो है, हेल्थ मिनिस्ट्री की टीम, उन्होंने देखा कि पॉजिटिविटी रेट काफी इंक्रीज हुआ है, वहां पे काफी लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। उन्होंने वार्न किया है कोविड स्पाइक को लेकर के कि आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करवाए वहां पर लोगों का, और जब कंपलसरी एक तरह से प्री टेस्ट होना कंपलसरी कीजिए वहां पर, ये इन्होंने बोला है। तो यहाँ मैंने इसको रखा इसीलिए कि कुंभ मेला क्या है, ये आपका प्रीलिम्स हो या बेसिकली आप कल्चरल आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड करें मेंस में भी, तो उसमें दोनों में आपका ये हेल्प करेगा। कुंभ मेला जो बेसिकली है, ये 12 साल में 4 बार होता है, जनरली 3-3 साल के गैप में अलग अलग जगहों पर। तो 4 लोकेशन है इंडिया में जहाँ पे ये होते हैं, और बेसिकली ये रिवर के इंपॉर्टेंस पर है, जो रिवर्स फ्लो करती है उस जगह से, तो उनका जो एंसेस्ट्रल इंपॉर्टेंस है, वैदिक इन्फ्लुएंस है, उसके बेसिस पे वहाँ पे ये होता है। चारों पिलग्रिमेज प्लेसेस हैं। हरिद्वार हो गया जहाँ पे अभी हो रहा है, जो कि गंगा के तट पे है। उज्जैन जो कि शिप्रा नदी के तट पर है, मध्य प्रदेश में, यहाँ पे होता है। नासिक जो कि महाराष्ट्र में आपका गोदावरी नदी के तट पे। और प्रयागराज जो इलाहाबाद पहले कहलाता था, जब प्रयागराज कहलाता है, जो कि गंगा यमुना और सरस्वती रिवर के कन्फ्लुएंस पे बना है। तो इन 4 जगहों पर 12 साल में 4 रोटेशन पे होता रहता है। प्रयागराज की अगर बात करें, जो हमने महाकुंभ देखा था अभी, तो वहां पे क्या बेसिकली कुंभ मेला हर 6 साल में होता है, और महाकुंभ 12 साल में एक होता है। तो ये प्रयागराज में होता है, जो हमने देखा था थोड़ा दिन पहले, 2 साल पहले। और यूनेस्को ने जो कुंभ मेला है इसको इंस्क्राइब किया हुआ अपने लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज फॉर ह्यूमैनिटी। 2017 में इसको जगह मिलती इसमें, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका प्रीलिम्स में भी और स्पेशली मेंस में भी आपका कुंभ मेला के ऊपर में आप 2 लाइन यूज करके लिख सकते हैं।
तो ये मैप लोकेशन है। ये जो 4 इंपॉर्टेंट जगह मैंने बात की, हरिद्वार जहाँ पे कुंभ मेला भी हो रहा है, इलाहाबाद हो गया आपका, तीसरा नासिक महाराष्ट्र में, और चौथा गोदावरी। और ये नदियां हैं जिनके तट पे ये जो शहर है ये स्थित है। तो ये मैप लोकेशन भी आप याद रखें। नेक्स्ट आपका हम एडिटोरियल की तरफ मूव करते हैं। पहला है द ग्राउंड रिपोर्ट इन आसाम ज्वेल। तो ये बेसिकली ज़्यादातर पॉलिटिकल ही है, बीजेपी का है और कांग्रेस का क्या अलायंस है, कैसे बारे में उनके बारे में बताया गया है। लेकिन मैंने इसको इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज हुए हैं जिसको मैं बताना चाहूँगा आपको। एक है आसाम अकॉर्ड। आसाम अकॉर्ड क्या है, इसको आप जान लीजिए। आसाम अकॉर्ड बेसिकली जो है ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट था, मतलब 3 लोगों के बीच में, ट्राईपार्टाइट मतलब 3 लोगों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था 1985 में। उसमें पहला पार्टी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आसाम थी, और तीसरे जो लीडर्स थे उस आसाम मूवमेंट के, जिसको खत्म करने के लिए बेसिकली स्टैंड स्टिल करने के लिए ये अकॉर्ड को साइन किया गया था जिसकी डिमांड पर। तो ये जो है बेसिकली 6 साल का एजिटेशन चल रहा था, ये आसाम मूवमेंट जिसे हम कर रहे हैं, जो कि ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन आसू ने स्टार्ट किया था 1979 में। इसने क्या किया भाई, बेसिकली जो एग्रीमेंट, ये तो एजिटेशन था, वो था कि भाई इन्फिल्ट्रेटर्स जो है बांग्लादेश से वो आ रहे हैं, वहाँ पर आसाम में जगह ले रहे हैं, उनकी नौकरियाँ, जो लोग वहाँ के एथनिक लोग हैं जो पहले से रह रहे हैं इंडियन लोग, उनकी नौकरियाँ जा रही है, उनको जॉब नहीं मिल रहा, उनको खाने उन्हीं को नहीं मिल रहा। तो इस सब चीज़ को लेकर के एजिटेशन हुआ था कि इनको आप इन्फिल्ट्रेटर को हटाइए, यहाँ से भगाइए। तो इसमें क्या हुआ, इसमें एक कट ऑफ डेट साइन हुआ कि 24 मार्च 1971। इसके बाद जो भी आया है विदाउट प्रॉपर ट्रैवल डॉक्यूमेंट, उसको इलीगल फॉरेनर्स टर्म किया जाएगा, उनको वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा बांग्लादेश। इस अकॉर्ड के हिसाब से बांग्लादेशी जो 1966 और 71 के बीच में आए हैं, उनको 10 साल के लिए वोटिंग राइट नहीं मिलेगा उस समय से, और बाद में उनको फिर अगर रहते हैं तो वोटिंग राइट मिल सकता है। इट मेंशन द इंटरनेशनल बॉर्डर वुड बी सील्ड। तो जो इंटरनेशनल बॉर्डर है आसाम का बांग्लादेश के साथ, उसको सील किया जाएगा ताकि और लोग नहीं आ पाए। और जो पर्सन्स जो 1971 के बाद जो डिपोर्ट हुए, इस डेट के बाद जो आए हैं, उसको डिपोर्ट बैक किया जाएगा। तो बेसिकली इन्फिल्ट्रेटर्स को लेकर था, जिसके बाद जो है सीए एग्रीमेंट भी लेके आई गवर्नमेंट, एक्ट जो लेके आई सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, कि ये आसाम में पहली बार आपने देखा होगा इम्प्लीमेंट भी हुआ था, लेकिन बाद में फिर उसको वापस ले लिया गया। वहाँ पे कुछ है ना वो सही से डेटा नहीं इम्प्लीमेंट हो पाया था। तो ये चीज़ है बेसिकली। इसमें जो है यहाँ पे जो अकॉर्ड था, इसमें रिलीजियंस भी यहाँ पे बताया गया, जैसे कि The Assam Accord does not distinguish illegal migrants on the basis of religion। जबकि जो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हमने देखा, वो जो है रिलीजियस माइनॉरिटीज को एक राइट देता है, सिटीजनशिप राइट देता है। लेकिन इसमें आसाम अकॉर्ड में ऐसी कोई बात नहीं की गई थी। उसमें कहा गया था जो भी बांग्लादेशी, चाहे वो हिंदू हो या कोई और रिलीजन के हो, जो भी आते हैं इस डेट के बाद, उनको वापस डिपोर्ट बैक किया जाएगा, उनको इलीगल इमिग्रेंट टर्म किया जाएगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे जो इशू हुआ था, जिसके कारण इसके ये जो इम्प्लीमेंटेशन था एनआरसी का, एनआरआईसी का, उसको वापस ले लिया गया था। तो ये ज़्यादा आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है इसमें। बेसिकली आसाम अकॉर्ड क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या था, वो तो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। तो ये आसाम अकॉर्ड क्या है, इसको आपको जानने की जरूरत है। नेक्स्ट आपका जो आर्टिकल है एडिटोरियल ये भी है, डबलिंग डाउन टू रेजिलिएंट इंडिया। तो ये बेसिकली बताया गया कि कैसे अभी कोविड के बाद इंडिया में एफडीआई काफ़ी बड़ा है। अगर हम 2020 की बात करें तो ये काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों ने इन्वेस्ट किया इंडिया में। एक बड़ा जो एफडीआई इनफ्लो जो है इंडिया में देखा गया, अगर वर्ल्ड लेवल पर हम कंपेयर करें, सिग्निफिकेंट जो एफडीआई आया वो एक कंपनी में आया, रिलायंस जियो में आया। लेकिन अभी भी हम जो है चाइना ब्राजील से थोड़ा पीछे हैं एफडीआई के केस में। जो एक बेसिकली जो कंसर्न्स है इंडिया में इन्वेस्ट करने का, तो कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग प्लेस टू डू बिजनेस। ये बाहर की बिजनेस कंपनी जो एमएनसी को लगता है कि कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे चैलेंजिंग प्लेस है बिजनेस करने के लिए। उसका कारण क्या है भाई, फ्रीक्वेंट शिफ्ट इन पॉलिसी लैंडस्केप। तो पॉलिसी बहुत बार चेंज होती है, गवर्नमेंट परमानेंट नहीं है, गवर्नमेंट चेंज होती है, पॉलिसी चेंज होती है। और परसिस्टेंट मार्केट एक्सेस बैरियर्स भी यहाँ पर है, तो जिसको लेकर के यहाँ पे गवर्नमेंट और सुधार कर सकती है। लेकिन ये भी इन्होंने कहा है कि अगर किसी भी आप न्यू इमर्जिंग इकोनॉमी में अगर इन्वेस्ट करते हैं, आपको भी हर कंपनी जानती है, तो वहाँ पे बेसिकली कुछ ना कुछ इनहेरेंट रिस्क होता है, जो कि धीरे धीरे वहाँ के देश जो डेवलप होते जाते हैं, तो वहाँ पे वो रिस्क जो है कम होता चला जाता है। बेसिकली इन्होंने 4 डायनेमिक्स की बात की, 4 मतलब कि सजेशंस या दिया है, बताया है क्या इंडिया के फेवर में है, क्यों इंडिया में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया का पॉजिटिव पॉइंट क्या है, पोटेंशियल क्या है। वो 4 पोटेंशियल पॉइंट उन्होंने बताया, जिसके कारण यहाँ पे एफडीआई देखने को मिल रहा है और मिलेगा आगे। पहला है डेमोग्राफिक्स। तो डेमोग्राफिक मतलब कि यहाँ पे यंग पॉपुलेशन, या कह सकते हैं यंग अलावा पॉपुलेशन भी जो है काफ़ी बड़ा है। कंज्यूमर जो मार्केट है एक तरह से वो काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे 1.4 बिलियन पीपुल है, यानी कंज्यूमर, अगर हम कंपनी के
नजरिए से देखें, इतने कंज्यूमर्स आपको यहाँ मिलते हैं जिनका परचेजिंग पावर भी रेगुलरली ग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वो खरीदने का पावर उनका बढ़ रहा है। तो चाइना को छोड़कर ऐसा किसी भी कंट्री के पास इतना परचेजिंग पावर या इतना जो कंज्यूमर बड़ा मार्केट नहीं है। दूसरा क्या है इंडिया के फेवर में, शिफ्टिंग जियोपॉलिटिक्स। तो जियोपॉलिटिक्स शिफ्ट हो रहा है कैसे, क्योंकि अभी हमने देखा लास्ट ईयर यूएस चाइना जो कंपटीशन ज़्यादा शुरू हुआ है, तो यूएस ने काफ़ी ट्रेड बैरियर्स भी लगाए थे चाइना के ऊपर में, जिसके कारण बहुत सारी कंपनियां जो है चाइना से उठ करके वो दूसरे देशों में इंडिया में भी आई। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है जिसके कारण इंडिया जो है और ग्रो भी कर रहा है। इंडिया जैसे क्वाड में हम देखें, अगर जियोपॉलिटिकली इंडो पैसिफिक में हम देखें, वैक्सीन डिप्लोमेसी जो हमारी हुई है, तो उसके कारण इंडिया का जो इमेज है और जो है पोटेंशियल है वो ग्रो किया है। इसके अलावा हमारा मैन्युफैक्चरिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हमारा अच्छा हुआ है, जिसके कारण बहुत सारी कंपनियां जो यहाँ पर आई हैं। इसके अलावा फ्रेश इंसेंटिव गवर्नमेंट दे रही है बेसिकली बिजनेस को लाने के लिए, स्टेट्स भी बिजनेस सबमिट करती है। तो ये सारी चीज़ें जो है पोटेंशियल बेसिकली जियोपॉलिटिक्स के कारण, जो शिफ्टिंग जियोपॉलिटिक्स हो रहा है उसके कारण इंडिया को एफडीआई आने की और बढ़ने की उम्मीद है। तीसरा जो क्या कारण है इंडिया का, क्या इंपॉर्टेंस है, राइजिंग डिजिटल कनेक्टिविटी। तो अगर हम डिजिटल कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ मोबाइल डाटा बहुत ही चीप रेट में है। अगर हम इंटरनेशनल यूएसए यूरोपियन यूनियन का लेवल डेटा पैक का कंपैरिजन करें, उसके अलावा बहुत सारे लोग जो है अभी भी नेट कनेक्टेड नहीं है। तो ये नेक्स्ट जनरेशन सिटीजन जो है, ये भी एक की रीजन है कि लोग उसको कंपनियां उसको टैप करना चाहती हैं कि ये जो लोग जब इंटरनेट से जुड़ेंगे, डिजिटल कनेक्टिविटी होगी तो और हमारा कंज्यूमर मार्केट बढ़ेगा। चौथा जो और आखिरी जो इन्होंने बात बताई है, नेशनल रिजिलियंस। नेशनल रिजिलियंस जैसे कि अभी हमने जो इंडिया ने देखा पेंडेमिक को काफ़ी अच्छे तरीके से इंडिया ने टैकल किया। हमारी ऑलरेडी इकोनॉमी जो है रिकवरी कर रही है, रिस्टोर हो गया बहुत अच्छे लेवल पर। वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी अभी उतने बड़े लेवल पर शुरू नहीं हुआ जबकि। तो ये सब चीज़ें जो है इंडिया के फेवर में जा रही है, जिसके कारण और आगे एफडीआई आने की उम्मीद है। सक्सेसफुल कंपनी डू दिस बाय प्लेसिंग। उसके अलावा कंपनियों को क्या चाहिए, बाहरी कंपनियों को, कि वो यहाँ पे वैल्यू क्रिएशन करे, यहाँ के लोगों को जो है यहाँ का जो बिजनेस टेस्ट है उसके हिसाब से बेसिकली है ना डिजाइन करे अपना बिजनेस को। इन्वेस्ट इन इंडिया टैलेंट, इंडियन टैलेंट जो है उनको अप्रेंटिस दे, उनको ट्रेनिंग दे, उनको इम्प्लीमेंट करे। अलाइन प्रोडक्ट विद इंडिया टेस्ट। तो ये सब चीज़ें अगर होगी तो और इंडिया कंपनी को, बाहरी कंपनियों को फायदा होगा। और ये बेसिकली ऑलरेडी जो हमारा पोटेंशियल है जिसके कारण इंडिया बाकी एमएनसीज को फायदा हो रहा है या होगा। तो ये उन्होंने बताया बेसिकली। नेक्स्ट आपका है एडिटोरियल ही जंक इनफिशियंसी। तो ये जो स्क्रैपेज पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आई है, व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, उसको लेकर के है। तो इन्होंने बताया कि इतना कुछ जो हर्डल्स है या कह सकते हैं चैलेंजेज हैं उसको उन्होंने बताया है व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को लेकर के। पहला है कि क्रेडिबल सिस्टम ऑफ ऑटोमेटेड फिटनेस चेकिंग सेंटर्स। तो फिटनेस चेकिंग सेंटर्स जो ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर, ये कितना क्रेडिबल तरीके से आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसको कैसे कितना जगह पे आप लगा सकते हैं, कितना वो सही डिसीजन लेगा, करप्शन नहीं होगा, ये सब चीज़ें देखने की जरूरत है। इसके अलावा इन्फोर्समेंट भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसको एक चैलेंज होगा गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कि टू गेट देम स्क्रैप्ड वंस दे आर फाउंड अनफिट। ऐसा नहीं है कि अनफिट हो गया, कोई अनफिट डिक्लेरेशन हो गया लेकिन वो सेकंड 2 टायर सिटी में चला गया, वहां पे वो बेसिकली चला रहे हैं स्मॉलर टाउन्स में जहाँ पे कि कोई चेकिंग नहीं हो रही, वो गाड़ियां चल रही है। ये देखने की जरूरत है। तो पहला ये हो गया चैलेंज। दूसरा चैलेंज ये हो गया। तीसरा चैलेंज हो गया आपका स्टेट्स को आपको ऑनबोर्ड लेना होगा ताकि वो रोड टैक्स और जो रजिस्ट्रेशन कंसेशंस जो गवर्नमेंट बोल रही है कि स्टेट्स को देने के लिए, वो स्टेट्स देता है कि नहीं, स्टेट पर डिपेंडेंट है। तो स्टेट्स को आपको इसमें एग्रीमेंट में लेना होगा, बोर्ड में लेना होगा। उसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी आपको अपने कॉन्फ्लुएंस में लेना होगा, कॉन्फिडेंस में लेना होगा, ताकि वो जो 5% डिस्काउंट जो गवर्नमेंट बात कर रही है वो जेन्युइन डिस्काउंट दिया जाए। तो इसके अलावा जो है इन्होंने बात किया जैसे कि हेवी कमर्शियल व्हीकल जो है उसके केस में चैलेंजेस है कि बहुत सारे जो है रिप्लेस नहीं हो सकते हैं क्विकली इन द एब्सेंस ऑफ फाइनेंशियल अरेंजमेंट फॉर स्मॉल ऑपरेटर्स। स्मॉल ऑपरेटर्स जो है, स्मॉल ट्रक ऑपरेटर्स मान लीजिए जो है, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, उनके पास फाइनेंशियल अरेंजमेंट नहीं होता कि वो एक गाड़ी को स्क्रैप करे, दूसरी गाड़ी खरीद ले, उतना फाइनेंस नहीं उनके पास। तो वहाँ पे गवर्नमेंट को हेल्प करने की जरूरत है। तो ये 5वां चैलेंज हो गया। तो उसके अलावा जो है गवर्नमेंट का मेन जो एम है कि ये जो आपका फॉसिल फ्यूल रिडक्शन हो, क्लाइमेट चेंज को जो पेरिस एग्रीमेंट है उसको लेकर गवर्नमेंट का कमिटमेंट जो है उसको फुलफिल हो सके। इसके लिए गवर्नमेंट को और भी जरूरत है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कैसे प्रमोट करे, ग्रीन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को उसको प्रमोट करना होगा। जैसे कि आपका लीजेसी मोटर्स स्पैनिंग फॉसिल फ्यूल ड्रिवन एंड नेसेंट। हमारा जो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट है वो अभी भी बहुत छोटे लेवल पर है, बहुत ही कम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमको देखने को मिलता है। बहुत सारी कम कंपनियां जो हैं इंडिया में जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही हैं। तो इसको लेकर के हमें देखने की जरूरत है गवर्नमेंट को, ताकि हम क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो है उसको हम इम्प्लीमेंट कर सके।
सेंटर हैज टू अराइव एट अ बैलेंस एंड हैव इंसेंटिव दैट रिवार्ड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ व्हीकल्स दैट आर मोस्ट फ्यूल इफिशिएंट। तो ये गवर्नमेंट को करने की जरूरत है कि फ्यूल इफिशिएंट व्हीकल्स जो बना रहे हैं ऑटोमेकर्स, उनको रिवार्ड करने की, इंसेंटिव देने की जरूरत है, ताकि हम क्लाइमेट एग्रीमेंट का जो है हमारा जो एजेंडा है उसको हम फुलफिल कर सके। इकोलॉजिकल स्क्रैपिंग का इन्होंने टर्म दिया है, मतलब कि इकोलॉजिकली हम स्क्रैपिंग भी कर रहे हैं और जो व्हीकल वो ले रहे हैं दूसरे स्क्रैप करके, एक तरह से वो इलेक्ट्रिक व्हीकल ले या फ्यूल इफिशिएंट व्हीकल ले। ऐसा नहीं आपने एक व्हीकल को स्क्रैप किया, दूसरा जो आपने व्हीकल खरीदा वो ऑलरेडी जो है बेसिकली बहुत सारा जो धुआं छोड़ रहा है, इन्वायरमेंट को नुकसान दे रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है ईरान डील कुड बी रेस्क्यूड बाय आईएईए। तो ईरान का जो डील चल रहा है यूएसए और ईरान का जो ऑलरेडी जो डील था, न्यूक्लियर डील, जिसे हम कहते हैं ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, तो इसको लेकर के उन्होंने बताया कि क्या क्या अभी आईएईए के करने की जरूरत है। उसके अलावा अभी इस पे चल रहा नई जो गवर्नमेंट आई है यूएसए में, वो देख रही है कि कैसे हम कुछ या तो स्क्रैप करें या क्या करें, उसको लेकर उन्होंने बेसिकली राइटर ने बताया है। इसमें जो आपको जानने की जरूरत है बेसिकली ये है आपका, ये JCPOA क्या है और IAEA क्या है। ज़्यादा कुछ इसमें बाकी इंपॉर्टेंट नहीं बताया गया। IAEA नाइदर सेक्रेटेरिएट ऑफ NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये भी बता दूं NPT जो है इंडिया ने साइन नहीं किया अभी तक। नॉट इट इज इम्पावर टू रिक्वेस्ट स्टेट टू अधेयर टू इट। तो IAEA जो है इतना सेक्रेटेरिएट नहीं NPT का, नहीं स्टेट्स को बोल सकता है कि आप इसको अधेयर कीजिए। It does, however, have formal responsibility in the context of the implementing Article 3 of the treaty। तो इसको आर्टिकल 3 जो है ट्रीटी का, इसको इम्प्लीमेंट करने की बेसिस देख रहे कि ये करता है IAEA। तो इट इज चैनल फॉर endeavors aimed at further development of applications and its major function is to administer इंटरनेशनल न्यूक्लियर सेफगार्ड। तो इसका जो मेजर फंक्शन इंटरनेशनल न्यूक्लियर सेफगार्ड जो है कि देखे कि बाकी सब कोई भी देश जो है ऐसा नहीं न्यूक्लियर वेपन बना रहा हो, न्यूक्लियर इनिचमेंट फैसिलिटी चल रहा हो, ऐसा इसको देखना है जो IAEA का काम है इंटरनेशनल लेवल पर। NPT असाइंस टू द IAEA द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरीफाइंग। तो वेरीफाई करने का कि जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, यहाँ NPT अगर पढ़ेंगे तो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स इसमें डिफाइन किया गया है। तो 4 इस कंट्री को छोड़कर बाकी सारे कंट्री जो है नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। तो वो जो है उनको जो है एक क्राइटेरिया है कि वो बेसिकली अपना न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। तो ये देखना के काम, वेरीफाई करने का काम IAEA के पास है। तो IAEA क्या है ये आपको जानने की जरूरत है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये IAEA का फुल फॉर्म है। इसको और भी कहा जाता है आपका वर्ल्ड्स एटम फॉर पीस, इसको कहा जाता है। ये 57 में इसको स्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत। इन रिस्पॉन्स टू डी फियर्स एंड एक्सपेक्टेशंस जनरेटेड बाय डिस्कवरीज एंड डाइवर्स यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तो उस समय न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नई आई थी, बहुत सारे देश जो न्यूक्लियर वेपन बना नहीं ले, इनिशियमेंट फैसिलिटी नहीं कर ले, इसको देखने का ये जो फियर था कि न्यूक्लियर वार नहीं शुरू हो जाए, न्यूक्लियर रेस नहीं शुरू हो जाए, उसको लेकर के इस एजेंसी को बनाया गया था बेसिकली। इसका हेडक्वार्टर जो है वियना ऑस्ट्रिया में है। Agency work with its member states and multiple partners to worldwide to promote safe, secure and peaceful use of nuclear technology। तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का आप यूज कर सकते हैं लेकिन पीसफुल यूज में, जैसे कि मेडिकल में आप यूज कर रहे हैं उसको, बाकी किसी चीज में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वेपन ग्रेड जो है आप उसको नहीं कर सकते हैं। 2005 में इसको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। और ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली रिपोर्ट करती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को, और कुछ केसेस में UN सिक्योरिटी काउंसिल को भी रिपोर्ट करती है अगर उसके मेंबर्स नॉन कंप्लायंस होते हैं, कंप्लाई नहीं करते हैं इस गाइडलाइन के कि सेफ जो है पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, जैसे ईरान। तो ये IAEA का है बेसिकली। दूसरा है ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है, ये जो कि जिसे हम देखा JCPOA, ये बेसिकली 2015 में P5+1 ग्रुप के साथ ईरान की मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, जिसमें आपका P5 तो परमानेंट 5 मेंबर हो गया, USA, UK, फ्रांस, चाइना और रसिया, और +1 जर्मनी। इन्होंने लॉन्ग टर्म डील किया था ईरान के साथ कि भाई न्यूक्लियर प्रोग्राम जो आप कर रहे हैं, न्यूक्लियर जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी कर रहे हैं उसको आप स्टॉप करेंगे। तो ईरान न्यूक्लियर डील भी कहा जाता है इसको। ईरान एग्री टू कर्ब इस न्यूक्लियर एक्टिविटी। तो ईरान एग्री हो गया था कि न्यूक्लियर एक्टिविटी को हम, तो रिटर्न में क्या मिलेगा, लिफ्टिंग ऑफ सैंक्शंस। जो सैंक्शंस लगाए थे USA ने कि आप ट्रेड सैंक्शंस हो गया, जो बाकी सैंक्शंस थे उसको हटा लिया जाएगा और ग्लोबल ट्रेड ईरान कर पाएगा। एग्रीमेंट अलाउड ईरान टू एक्यूमुलेट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरेनियम। स्मॉल यूरेनियम को, कम अमाउंट के यूरेनियम को आप रख सकते हैं, इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर रिसर्च के लिए, लेकिन इनिचमेंट जो आप कर रहे हैं उस लेवल तक आप नहीं करेंगे जो वेपन बना सके आप उससे। ईरान शुड अलाउ इंटरनेशनल इंस्पेक्शंस। तो इंस्पेक्शन कौन करेगा, यही IAEA को करना था, जो कर भी रही है। तो IAEA के थ्रू आपका इंस्पेक्शन होगा आपके साइट्स का कि आप इस एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वेरीफाई किया जाएगा IAEA के थ्रू।
तो ये बेसिकली ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम था, आइए आपने देखा, तो ये बेसिकली इसका कोर क्रक्स है इस एडिटोरियल का। सॉरी, नेक्स्ट आपका आर्टिकल है एडिटोरियल, हाउ टू ट्रीट अनपेड वर्क। तो ये जो अनपेड वर्क है इसको हम कैसे अकाउंट कर सकते हैं, इसके बारे में इन्होंने बताया है। तो अनपेड वर्क की बात करें अगर हम, अनपेड वर्क की अगर मैं बात करूं, तो इसमें बेसिकली जो है वीमेन जो इन्वॉल्व होती है उसी की बात की जा रही है। जैसे हाउस होल्ड वर्क हो गया आपका, अनपेड डोमेस्टिक वर्क सर्विस हो गया, या अनपेड केयर ऑफ चिल्ड्रेन, ओल्ड और डिजेबल्ड फॉर देयर रेस्पेक्टिव हाउस होल्ड। तो ये हाउस होल्ड वर्क होता है जिसको कि हम पे नहीं किया जाता है, वीमेन काम करती है लेकिन पेमेंट उनको कुछ नहीं मिलता है, कुछ रिकॉग्निशन नहीं करते उस तरह से इकोनॉमिकली। उसको हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, तो उसके बारे में राइटर ने बताया है। तो वर्क इज रिपीटेटिव है, बोरिंग है, फ्रीक्वेंट ड्रेजरी है, आपका 24 आवर जॉब है, 24 घंटे बेसिकली करता है, सुबह से लेकर आप रात की बात कर ले, कोई रिन्यूमरेशन नहीं है, कोई प्रमोशन या बेनिफिट्स नहीं है। इसके अलावा इसके कारण क्या होता है, बेसिकली वीमेन का जो अपॉर्चुनिटी है इकोनॉमिक लाइफ में, इकोनॉमी में या लाइफ में, वो कम हो जाता है, क्योंकि आप यहीं पे आप बिजी हो जाती हैं, तो आप जो है कुछ जॉब नहीं कर पा रही हैं, इकोनॉमी में आप कुछ कंट्रीब्यूट ज़्यादा उस तरह से नहीं कर रही हैं। ये और ये भी इसमें कहा कि बेसिकली ये जॉब जो है बहुत बार जो है वीमेन अपने लाइक से नहीं करती है, बहुत बार इसको इम्पोज किया जाता है ड्यू टू पैट्रियार्कल नॉर्म, मतलब कि जो पैट्रियार्कल नॉर्म्स हमारे यहाँ हैं उसके कारण, क्योंकि मेल नहीं कर रहे, वीमेन को ही बेसिकली करना पड़ता है। तो अनइक्वल डिवीजन ऑफ अनपेड वर्क बिटवीन वीमेन एंड मेल, तो ये अनफेयर है। तो इन्होंने बेसिकली कहा कि व्हाट गवर्नमेंट कुड डू, गवर्नमेंट क्या कर सकती है इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, इसको देखने के लिए। व्हाट गवर्नमेंट को डू इज रिकॉग्नाइज दिस अनपेड, पहला तो क्या रिकॉग्नाइज करना चाहिए गवर्नमेंट को इस अनपेड वर्क को। नेशनल डेटाबेस में एक डेटाबेस बनाइए आप, सर्वे के थ्रू सर्वे कीजिए, उसको डेटाबेस बनाइए, उसमें इसको रिकॉग्नाइज कीजिए कितनी वीमेन अनपेड वर्क में लगी हुई है, क्या उनका वर्क है। इसके अलावा गवर्नमेंट जिसको रिलीव कर सकती है वीमेन का जो बर्डन है अनपेड वर्क का, कैसे, टेक्नोलॉजी यूज करके। जैसे कि पहला टेक्नोलॉजी यूज करके बेटर फ्यूल फॉर कुकिंग, कुकिंग के लिए बेटर फ्यूल, जैसे एलपीजी देना हो गया आपका, या फिर पाइप गैस हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर देना, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, से बहुत बार जो गांव में आप देखें तो वीमेन जो है पानी लेने के लिए कोसों दूर जाना पड़ता है उनको, तो आप डोर स्टेप टैप वाटर दे दें। तीसरा हो गया आपका शिफ्टिंग सम अनपेड वर्क टू दी मेन स्ट्रीम इकोनॉमी, से कि कुछ जो है आपका चाइल्ड केयर है, अभी भी आप देखते हैं बहुत बार जो क्रेच है बनाया हुआ, तो वो सब चीज़ों को आप, या केयर ऑफ डिजेबल्ड, केयर ऑफ क्रोनिकली सिक, इसको आप जो है इकोनॉमी में कुछ सेक्टर बना करके उसमें बेसिकली इसको ट्रांसफर कर दे, ताकि वो इस चीज़ों को करे, चाइल्ड केयर को, डिजेबल का काम, ताकि वीमेन जो इस काम से फ्री हो सके। एंड बाय मेकिंग बेसिक सर्विसेज जैसे कि हेल्थ और ट्रांसपोर्टेशन जो है, इसको आप वीमेन के लिए अवेलेबल कराएं, एक्सेसिबल टू वीमेन। तो ये चीज़ें करके गवर्नमेंट जो बेसिकली वीमेन का जो काम थोड़ा कम कर सकती है अलग अलग जगहों पर। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वर्क को बिटवीन मैन एंड वीमेन को, में डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे कि प्रोवाइडिंग डिफरेंट इंसेंटिव्स डिसइंसेंटिव टू मैन। तो मैन को इंसेंटिव इंसेंटिव आप दे, अगर वो काम करते हैं तो इंसेंटिव, नहीं करते हैं तो डिसइंसेंटिव। कैसे, जैसे मैंडेटरी ट्रेनिंग ऑफ मैन इन हाउस वर्क एंड चाइल्ड केयर, इसको ट्रेनिंग दीजिए मैंडेटरी, मान लीजिए कोई जॉब कर रहा है, जॉब में आता है तो उसको, या फिर गवर्नमेंट में आता है तो उसको मैंडेटरी आप ट्रेनिंग बोलिए कि आप आपको ट्रेनिंग करनी ही होगी। एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव फॉर शेयरिंग हाउस वर्क, जो शेयर करता है हाउस वर्क, काम करता है, उसको फाइनेंशियल इंसेंटिव दीजिए, ताकि लोग बेसिकली मेन जो है इस काम को करने लगे। तो ये कुछ स्टेप्स उन्होंने बताया, मेथड। इकोनॉमी से अगर हम लिंक करें तो इफ जीडीपी इज मेजर ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, अगर जीडीपी जो हम देखते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट हैज टू इनकॉर्पोरेट दिस वर्क एंड बाय शिफ्टिंग हाउस होल्ड सेक्टर। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि जीडीपी में हाउस होल्ड सेक्टर को आप इनकॉर्पोरेट कीजिए, और जिसका ये जो काम है अनपेड वर्क, इसको आप अकाउंट कीजिए, इसका एक जीडीपी में भी इनकॉर्पोरेट कीजिए कि कितना ये अनपेड वर्क हो रहा है। एट द माइक्रो लेवल अनपेड वर्क, अब यहाँ बताया गया अनपेड वर्क कैसे वो हेल्प कर रहा है इकोनॉमी में। तो इसको जीडीपी में अगर डालना है तो बेसिकली इकोनॉमी में कुछ हेल्प होना चाहिए इसका, तो कैसे हेल्प कर रहा है। पहला, अनपेड वर्क जो है सब्सिडाइज प्राइवेट सेक्टर बाय प्रोवाइडिंग इट जनरेशन ऑफ वर्कर्स, तो ये वर्कर देता है प्राइवेट सेक्टर को। कैसे, तो बेसिकली जो आप ह्यूमन कैपिटल और जो वियर एंड टीयर होता है लेबर का, उसको जो है फैमिली मेंबर्स जो है टेक केयर कर रहे हैं, क्योंकि आपको जो है जो मैन जो मान लीजिए काम पे जा रहा है तो उसको घर का काम से चिंता नहीं है, वो पूरा जो टाइम है अपना प्राइवेट सेक्टर में अपनी कंपनी को दे सकता है। अगर वैसा नहीं होता, अगर वीमेन अनपेड वर्क नहीं करती, तो क्या होता कि उनको जो है घर पे भी समय देना होता, तो वियर एंड टीयर जो बेसिक आपका मेंटल लॉस हो रहा है, फिजिकल लॉस जो हो रहा है घर के काम पर, वो आप ऑब्वियसली बात है आप उतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाते प्राइवेट सेक्टर में। तो ऐसा नहीं होता अगर, तो क्या होता, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा हायर वेजेस देना पड़ता,
कि भाई आप और वेजेस लीजिए, क्योंकि आपको चाइल्ड केयर करना है, आपको जो है घर में साफ सफाई करवानी है, तो सारा चीज़ के लिए हायर वेजेस आपको देना पड़ता है। और ऑब्वियसली बात है, अगर आप वेजेस ज़्यादा दे रहे हैं तो प्रॉफिट आपकी कम हो जाएगी। तो ये इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है बेसिकली, जो हम नहीं देखते हैं अनपेड वीमेन अनपेड वर्क का। अनपेड वर्क ऑल्सो सब्सिडाइज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को भी सब्सिडाइज कर रही है। कैसे कि भाई आप ओल्ड और सिक को, डिजेबल जिसको कि गवर्नमेंट को करना चाहिए टेक केयर, वो वीमेन जो है बिना पैसे के उसको कर रही है टेक केयर घर पे। तो ये भी गवर्नमेंट का पैसा यहाँ बच रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं बेसिकली, इसको आपको यहाँ पे इकोनॉमी में, जीडीपी में इसको अकाउंट करना चाहिए और इसको दिखाना चाहिए कि इतना जो पैसा जो है ये जीडीपी में इंक्रीज हो रहा है, जीडीपी में इसको आपको टेक केयर करना चाहिए। बाय एक्सक्लूडिंग दिस वर्क फ्रॉम इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स एक क्लियर मेल बायस, एक मेल बायस भी दिखता है। तो ये बेसिकली अनपेड वर्क को आप लिख सकते हैं पेपर 1 जो आपका है वीमेन लेकर के उसमें, और इकोनॉमी जो है पेपर 3 में, उसमें आप जाकर इसके रिलेटेड आता है। तो इसको भी बारे में आप लिख सकते हैं, अपना सजेशन दे सकते हैं कि कैसे इसको हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जीडीपी में। नेक्स्ट आपका आर्टिकल, अहोम वॉरियर अ सिंबल ऑफ आत्मनिर्भर मिलिट्री। तो ये बेसिकली जो है अहोम वॉरियर जो एक थे जनरल लचित बोड़फुकन, इसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले भी एनालिसिस में बताया था आपको डिटेल में। तो ये प्राइम मिनिस्टर ने इसको कहा, इसके बारे में कहा था, इनके बारे में कि सिंबल ऑफ आत्मनिर्भर मिलिट्री माइट, ये सिंबल थे। 1761 में बोड़फुकन लेड अहोम्स, अहोम जो उस समय किंगडम था बेसिकली, उनको बैटल ऑफ सराय घाट में इन्होंने लीड किया था उस बैटल में। जो बैटल किसके अगेंस्ट था? मुगल्स के अगेंस्ट में था। इसमें जीत भी दिलाई थी इन्होंने। इसको माना जाता है ग्रेटेस्ट नेवल बैटल, और रिवर में सबसे बड़ा नेवल बैटल उस समय के समय में। तो इसका न, इसका पॉजिटिव क्या हुआ भाई कि हम हमारा नेवल फोर्स जो स्ट्रेंथन हुआ, उसके पीछे एक आइडिया जो है इन्होंने दिया एक तरह से, और इंडियन वाटर ट्रांसपोर्ट भी इन्होंने बेसिकली क्रिएट करने का आइडिया दिया गया। तो ये लचित बोड़फुकन क्या, इनके बारे में और आप जान सकते हैं कि 1622 1672 ये कमांडर थे, और अहोम किंगडम में बोड़फुकन जो कि आसाम में भी पड़ता है। तो इनके लीडरशिप, जैसे हमने कहा 1671 बैटल ऑफ सरायघाट में ये जीत दिलवाया था इन्होंने मुगल फोर्सेस के अगेंस्ट में। मुगल फोर्स को कौन कमांड कर रहे थे? राम सिंह वन। तो इसी उपलब्ध में बेसिकली 24 नवंबर को हर साल लचित दिवस मनाया जाता है आसाम में, इनके हीरोइज्म को सेलिब्रेट करने के लिए। और नेशनल डिफेंस एकेडमी जो पासिंग आउट परेड होता है उसमें बेस्ट कैडेट को बेसिकली लचित बोड़फुकन गोल्ड मेडल भी दिया जाता है हर साल 1999 से। तो ये इनका इंपॉर्टेंस है। तो आर्ट एंड कल्चर या प्रीलिम्स में आपके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो इंटरनेशनल आर्टिकल आपका, फिलीपींस एक्यूजेस चाइना ऑफ इंकर्जन इन डिस्प्यूटेड सी। तो ये बेसिकली जो है साउथ चाइना सी में जो चल रहा पहले से ही, तो उन्होंने फिलीपींस ने एक्यूज किया है चाइना को कि आप जो है बहुत सारे आपका मिलिट्री बोर्ड जो है हमारे एरिया में दाखिल हुआ है। वो कौन सा एरिया है? वित्सुन रीफ, अराउंड 320 किलोमीटर वेस्ट ऑफ पलावान आइलैंड। ये पलावान आइलैंड है जो फिलीपींस के अगेंस्ट अंदर में है। तो इन्होंने फिलीपींस से कहा कि ये हमारा जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जिसमें आपने इनकर्स किया है, आपने जो इंटरफेयर किया है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं, ये पहला तो मैप आप देख लीजिए। ये छोटे में कर दूं मैं आपका, हाँ ये चाइना है, ये साउथ चाइना सी हो गया आपका, ये फिलीपींस है, ये है पलावान आइलैंड्स, ये यहाँ पे रीफ है आपका। तो इसके लिए बेसिकली बताया, ज्योग्राफिकल आप ध्यान में रखें, अगर आपका ज्योग्राफिकल ऑप्शन है या फिर आप ऐसे भी आपका जीएस में बहुत बार पूछा जाता है। तो ये साउथ चाइना सी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। नेक्स्ट आपका आता है जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है। तो ये अगर मैं लैंड है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जब आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, ये सी जो आ रहा है, तो ये बेसलाइन से 200 नॉटिकल माइल्स जो है, इसको कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि उस देश का राइट होता है वहाँ पे मिनरल एक्सप्लोजन एक्सप्लोर करने के लिए। बट ये जो ये एरिया जो है बेसिकली ये इंटरनेशनल एरिया है, यहाँ पे जो ट्रैफिक है उसको वो परमिटेड है, बट एक्सक्लूजन या इकोनॉमिक जोन जो है एक तरह से है वो। तो यहाँ पे जो मिनरल एक्सप्लोरेशन जो है वो सब आप कर सकते हैं, वो इस देश का राइट होगा जिसका ये लैंड है। तो ये बाकी है ना, इसका है टेरिटोरियल वाटर आपका 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है। उसके 12 नॉटिकल माइल जो है कंटिन्यूअस जोन होता है, जो कि एक नेशन के अंदर में आता है, एक तरह से कह सकते हैं। ये जो है ये कौन डिफाइन करता है ये मैं बता दूं, यूएन क्लॉज, यूएन जो है एजेंसी है ये यूएन क्लॉज, ये इसको डिफाइन करती है मैरीटाइम बाउंड्री को। हाई सी हो गया जो जिसमें कि किसी का भी एक आध क्षेत्र नहीं है, ये ओपन सी है हर देश के लिए। ठीक है, ये आप समझ लिए। तो फ्रेंड्स ये था आज का एनालिसिस हिंदू का। होप आपको अच्छा लगा हो। तो अगर आपको अच्छा पसंद आया तो जरूर लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।
और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब्सक्राइब करके आप बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आप आने वाले वीडियो के आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सोशल मीडिया पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और वीडियो का पीडीएफ जो है, इस न्यूज का पीडीएफ जो है, आप फेसबुक मेरे पेज पर या टेलीग्राम मेरे चैनल पे आप उसको ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।